नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 11 पर डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मोनाकी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है। तो मोनाकी पर्वत जो है कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। मोनाकी पर्वत जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और याद रखेंगे कि मोनाकी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 10,205 मीटर। याद रखेंगे मोनाकी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 10,205 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। जो हमारी पृथ्वी पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो आपको पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8,848.86 मीटर, है ना। और ये नेपाल में स्थित है। तो मोनाकी पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन ये प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होता है उसे क्या कहते हैं। तो वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे कहते हैं अंतर्जनित बल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। और अगर पूछें कि भारत में सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है, तो आप याद रखोगे दक्कन का पठार। भारत में जो सबसे बड़ा जो पठार है वो है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है कि तटबंध जो है वो किसे कहा जाता है। तटबंध जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी के उत्थित तटों को। जो नदी के उत्थित तट हैं उन्हें ही तटबंध कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। और जो ये टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है और यह है उत्तराखंड में। कहां है? उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है यह है महानदी पर। यह है महानदी पर। और अगर राज्य पूछें तो याद रखेंगे राज्य है ओडिशा। आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का क्या कारण है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। याद रखेंगे पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें जो गैसें पाई जाती हैं तो उनको रोक के रखने के लिए भी गुरुत्वाकर्षण की ही आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाए जाने का जो कारण है वो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की कमी से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ग्रीन हाउस गैसों की कमी हो जाए तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर अत्यधिक सर्दी बढ़ जाएगी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि देखिए पृथ्वी का जो धरातल है, तो पृथ्वी के धरातल से जो भी ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होती है और वायुमंडल की तरफ जाती है। आपको पता है गर्म गैसेस हल्की होती हैं तो वो ऊपर की ओर जाएंगी। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इस ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस ऊष्मा को वो पृथ्वी के वायुमंडल में रोक कर रखती है, जिस वजह से जो पृथ्वी का तापमान है वो गर्म रहता है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो पृथ्वी अत्यंत ठंडी हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में कौन सी गैस सहायक होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस सहायक होती हैं। याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखें। वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में जो धरातल की सबसे नजदीकी परत है वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे घनी परत है, इस कारण इसे अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्षोभ मंडल को अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड हैं यानी कि जो मेट्रॉइड हैं वो वायुमंडल की किस परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड हैं वो वायुमंडल की किस परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य मंडल। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड हैं वो वायुमंडल की जो मध्य मंडल की परत है उसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये मध्य मंडल है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अगर आपसे पूछें कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है तो वो होती है मध्यमंडल। अगला प्रश्न है कि उच्च दाब वाले क्षेत्र से
निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने वाली जो वायु की गति है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने वाली जो वायु है उसको पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। और वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नाम का जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हवाएं होती हैं या फिर जो पवन होती हैं वो हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर ही प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसे कहा जाता है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। याद रखेंगे वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसे आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और ये वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक स्थायी गैस भी है। जी हाँ, याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक स्थायी गैस जो है वो कौन सी है, तो आप याद रखोगे वो है जलवाष्प। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिर नाम है वो किस राज्य में स्थित है? तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिर नाम, वो स्थित है मेघालय में। याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षा जो है मासिर नाम में होती है पूरे विश्व में और ये स्थित है मेघालय में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो महासागरों का या फिर जो समुद्र का जल जो है उसका ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ज्वार भाटा। याद रखेंगे क्या कहलाता है? ज्वार और भाटा। और आपको पता होगा किसी भी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। और एक ज्वार और भाटा में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना अंतर होता है तो आप याद रखोगे एक ज्वार और भाटा में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद में फिर से आता है ज्वार भाटा। तो प्रत्येक स्थान पर 2 बार आता है ज्वार भाटा एक दिन में, याद रखेंगे 12 घंटे 26 मिनट के बाद। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो याद रखेंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और इसके अलावा अगर पूछा जाए तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जो है वो भी ज्वार भाटा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो भी ज्वार भाटा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि जो रिसोर्स है वो कौन है? तो पृथ्वी पर जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है या फिर जो पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो है मनुष्य। देखिए मनुष्य ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी पर नदी जो है वो हमेशा से थी, पृथ्वी पर जो जल है वो हमेशा से था, लेकिन उस जल से, नदी के उस जल से हम लोग विद्युत उत्पादन जो है वो करना पहले नहीं जानते थे। तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने तकनीक के माध्यम से, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया? नदी के उस जल को उसने एक रिसोर्स में, एक संसाधन में परिवर्तित कर दिया जिससे आज हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य ही वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो किसी भी अन्य वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज जो है, मिनरल्स, वो कहां पाए जाते हैं? तो खनिज जो है वो कहां पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे खनिज जो है वो पाए जाते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर। खनिज कहां पाए जाते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और भारत में जो सर्वाधिक खनिज हैं वो पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। भारत में सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड में स्थित है। याद रखेंगे छोटा नागपुर का जो पठार है ये कहां स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और इस पठार को, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम की जो अयस्क चट्टान है वो कौन सी है? तो एल्युमिनियम की जो अयस्क चट्टान है वो कौन सी है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बॉक्साइट। देखो अयस्क जो है वो उस चट्टान को बोलते हैं जिससे केवल एक ही प्रकार का खनिज जो है वो प्राप्त होता है। तो जो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट को एल्युमिनियम की अयस्क चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी चट्टान है जिससे सिर्फ एक ही तरह का खनिज जो है वो प्राप्त होता है। चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है? चूना पत्थर जो है वो किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहन कृषि कहां की जाती है? गहन कृषि जो है वो कहां की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही आंसर है जहां जनसंख्या अधिक हो। गहन कृषि की जाती है जीवन यापन के लिए, जबकि कृषि का जो दूसरा प्रकार है वो है व्यापारिक कृषि।
तो मोस्टली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो गहन कृषि है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो किसान हैं वो अपने जीवन यापन के लिए ही कृषि को करते हैं, तो उसको गहन कृषि ही कहा जाता है। तो गहन कृषि आपको कहां पे देखने को मिलेगी? जहां पे जनसंख्या अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे चीन। देखो विश्व में सर्वाधिक गेहूं और विश्व में सर्वाधिक चावल, इन दोनों के उत्पादन में चीन जो है वो पहले स्थान पर है, और चीन के बाद जो भारत है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं और चावल का उत्पादन करता है चीन, और उसके बाद में भारत दूसरे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय फसल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय फसल कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है ऐसी फसल जो कि गर्म क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर है चावल। चावल जो है उसको उष्णकटिबंधीय फसल कहा जाता है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है कहां स्थित है? सही आंसर इसका है उत्तराखंड। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और ध्यान रखेंगे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1935 में। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। याद रखेंगे इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगल। याद रखेंगे जो मंगल ग्रह है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल ग्रह पर किसकी अधिकता है? मंगल ग्रह पर जो है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंध। अगर आप इस तरीके से ग्लोब देखेंगे तो आपको पता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, और 23 सही 1/2 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 23 सही 1/2 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। ये वो क्षेत्र है जहां पे संपूर्ण वर्ष यानी कि पूरे वर्ष जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती हैं। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक गर्मी यहीं पर होती है। इसके अलावा पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है, और इसके अलावा जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो भी आपको पूरे विश्व में यहीं पर देखने को मिलती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है शीत कटिबंध। याद रखेंगे आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य का जो क्षेत्र है उसे शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने एक सेशन किया हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, तो एक बार उसको आप देख लेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जितने भी कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध, ये क्या होते हैं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लें, जिससे आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर जो है वो है 4 मिनट। पृथ्वी को, आपको पता होगा पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, लगभग 24 घंटे का। तो पृथ्वी 24 घंटे में लगभग जो है 360 डिग्री रोटेट करती है, क्योंकि वो एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। तो अगर जो है पृथ्वी को 24 घंटे में 360 डिग्री कवर करने में लगते हैं, तो यानी कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी के वायुमंडल का विस्तार जो है वो कितनी ऊंचाई तक है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का विस्तार जो है वो कितनी ऊंचाई तक है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1600 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल का जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा का अध्ययन जो है वो किस मानचित्र के द्वारा किया जाता है? तो वर्षा का अध्ययन जो है वो निम्नलिखित में से किस मानचित्र के द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थी, थीमेटिक मानचित्र। देखो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है थीमेटिक मानचित्र। तो जो भी नदियां, पर्वत और पहाड़ हैं, नदियां, पर्वत, पहाड़, इनको हम लोग प्राकृतिक मानचित्र में दर्शाएंगे। जो भी आपकी सीमाएं हैं, देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, इनको हम राजनीतिक मानचित्र में दिखाएंगे। किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कितने उद्योग कार्यरत हैं,
तो इनको हम लोग थीमेटिक मानचित्र में दिखाएंगे। तो याद रखेंगे जो वर्षा का अध्ययन है वो किस मानचित्र के द्वारा किया जाता है, तो वर्षा का मानचित्र किया जाता है, वर्षा का अध्ययन किया जाता है थीमेटिक मानचित्र के द्वारा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो भारत में 6 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? 6 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले भारत में पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक। उसके बाद में जो अगला होता है वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय, एक मिनट फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। तो वो सबसे पहले पाए जाते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। उसके बाद पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती यानी कि पतझड़ वाले वन। तो ये पाए जाते हैं जहां पे वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में। फिर उसके बाद में है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और फिर उसके बाद में है अगला कैटेगरी जो है वो है आपके कटीले वन और झाड़ियां। तो कटीले वन और झाड़ियां, कटीले वन और झाड़ियां कहां पे पाए जाते हैं? जहां पे वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से भी कम, है ना, 70 सेंटीमीटर से भी कम। फिर उसके बाद में पाए जाते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन कहां पे पाए जाते हैं? पर्वतीय वन आपके पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में। और उसके बाद में पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है वहां पर। तो ये 6 प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनका विस्तार भारत में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन के डेल्टा में किन वनों का विस्तार है? तो अभी मैंने आपको बताया कि सुंदरवन का जो डेल्टा है तो यहाँ पे मैंग्रोव वनों का विस्तार है। सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है वो है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम जो है ये भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। अगर आपसे पूछें कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है तो आप याद रखोगे वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछें तो आपका आंसर होगा मिजोरम। तो आज के सेशन में कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए। तो इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरजी स्मार्ट क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।